अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, इन रिएक्शंस में से कुछ रिएक्शंस आप पहले ही समझ चुके हैं, जबकि कुछ रिएक्शंस में आपको कन्फ्यूज़न है या समझ में नहीं आए। उन रिएक्शंस को मैं दोबारा आपके लिए बना रहा हूँ। मिसाल के तौर पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शंस वाटर के साथ कैसे होते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शंस जो हैं वो हैलोजेंस के साथ कैसे होते हैं। इन दो पॉइंट्स को इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले मैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बता दूं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कोई एक ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखते। हम जानते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 8A तक सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब जाहिर है ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगर डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो इनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। तो इनमें से कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलाइट्स होते हैं। और मेटल्स के रिएक्शंस, नॉन मेटल्स के रिएक्शंस और मेटलाइट्स के रिएक्शंस का जो बिहेवियर होता है ना, वो ज़रा सा डिफरेंट होता है। इसीलिए यहाँ पर आपको वाटर के साथ जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शंस हैं वो अलग अलग नज़र आ रहे होंगे, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो मैं वन बाय वन इन्हें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं अलग पेज पे से समझाने की कोशिश करूंगा। एक जो जर्नल ट्रेंड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा एग्जैक्टली इसी मेथड से होगा, लेकिन एक जर्नल ट्रेंड यानी ज़्यादा तौर पर जो होता है वो बता रहा हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अच्छा, वाटर के साथ जब कोई मेटल रिएक्ट करता है ना, तो फिर वो डिपेंड करता है मेटल कौन सी किस्म का है। कुछ मेटल्स होते हैं जिनको हम एक्टिव मेटल्स कहते हैं और कुछ मेटल्स होते हैं जिनको हम लेस एक्टिव मेटल्स कहते हैं। अच्छा, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में सॉरी ये Na है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं। सॉरी, अच्छा, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल की ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे मिसाल लेस रिएक्टिव मेटल्स में हम जिंक की एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर जिंक रिएक्ट करे तो जिंक और वाटर आपस में रिएक्ट करके जिंक बनाएंगे, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। अच्छा, ये देखें, ये मेटल्स के रिएक्शंस हैं। अब मेटलाइट किस तरह से रिएक्ट करता है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेटलाइट्स, अगर कोई मेटलाइट वाटर के साथ रिएक्ट करे तो अमूमन उसकी ऑक्साइड बनती है, वो क्रिस्टलिन फॉर्म में होता है। जैसे सिलिकॉन है, अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करे तो ये सिलिकॉन ऑक्साइड बनाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन ऑक्साइड बनाता है। प्लस में कुछ और प्रोडक्ट्स जैसे हाइड्रोजन वगैरह बनेगी, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। जो मेन प्रोडक्ट है उसको देख रहे हैं कि ये सिलिकॉन ऑक्साइड बनाएगी। और ये जो सिलिकॉन ऑक्साइड होगी ये एक पूरे का पूरा क्रिस्टल बनाती है ऑक्सीजन के साथ। फिर ये ऑक्सीजन
दूसरे सिलिकॉन्स के साथ मिला होता है, जिस तरह से एक चेन स्ट्रक्चर बनता है। सॉरी, SN मैंने लिख दिया, सिलिकॉन है। ये इसका रिएक्शन है मेटलाइट्स के साथ। अच्छा, जब ये नॉन मेटलाइट्स के साथ पानी रिएक्ट करता है तो क्या होता है, उसको भी समझ लें। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। जब पानी जो है नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो सिचुएशन ज़रा सी डिफरेंट होती है। इस सूरत में हमेशा हमारे पास एसिड बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम पानी के अंदर फास्फोरस डाल देते हैं तो फास्फोरिक एसिड बनता है। प्लस में कुछ और प्रोडक्ट्स बनेगी, जैसे फॉस्फिन गैस बनती है या इस तरह की प्रोडक्ट। लेकिन जो मेन चीज़ आप ध्यान में रखें कि नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट जब होता है तो हमेशा एसिड बनता है। अब ऐसा क्यों होता है, किस तरह से होता है, ये जब हम उस रिएक्शंस में चलेंगे तो वहाँ पर ये बात हमें समझ में आ जाएगी, जब हम एक्चुअल रिएक्शन समझेंगे तो। अच्छा, अब अगर आपने ये पॉइंट समझ लिए ना तो इन रिएक्शंस को समझना बहुत आसान होगा। अच्छा, जैसे रिएक्शन ऑफ हम कर रहे हैं, हम रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करते हैं पहले। अब एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम एक मेटल है। और मेटल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि मेटल जब भी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, यानी मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन बिल्कुल उसी असूल को फॉलो करके बनता। ये एल्यूमिनियम है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, ये वाटर आयोनाइज हो जाता है HOH में, और फिर ये एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन के साथ, तो ये बना लेता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन, और ये हाइड्रोजन इससे अलहदा रिलीज़ हो जाता है। इस रिएक्शन को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, मिसाल एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है वो +3 है और हाइड्रो ऑक्साइड आयन की वैलेंसी -1 है। तो ये इधर वैलेंसी आ जाएगी, ये इधर वैलेंसी आ जाएगी, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है एल्यूमिनियम 3 और ये OH, जो कि हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाती है। अच्छा, अब ज़रा इसका रिएक्शन समझते हैं सिलिकॉन के साथ। अब रिएक्शन जब सिलिकॉन के साथ होगा तो सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन मेटलाइड है, यानी ना मेटल है ना नॉन मेटल है, बल्कि सिलिकॉन मेटलाइड है। और मेटलाइड हमने बताया कि मेटलाइड एक क्रिस्टल बनाता है, क्रिस्टल कोवेलेंट क्रिस्टल बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्साइड बना लेगा, यानी सिलिकॉन ऑक्साइड बना लेगा। अब यहाँ पर एक सवाल है कि सिलिकॉन की वैलेंसी तो 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो -2 होती है, तो इस हिसाब से तो ये जो फार्मूला है वो बन नहीं रहा। एक्चुअली मसला ये है, एक्चुअली होता ये है कि ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन एक किस्म की चेन बनाते हैं, एक किस्म का क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं आपको वो बना के दिखा देता हूँ। एक्चुअली होगा क्या, क्योंकि सिलिकॉन एक मेटलाइड है, तो मेटलाइड होने की वजह से जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा
तो ये एक कोवेलेंट क्रिस्टल बनाता है और कम्प्लेक्स कोवेलेंट क्रिस्टल बनाता है। ये हाइड्रोजन इसके साथ, सॉरी मैंने यहाँ ऑक्साइड लिख दिया, सिलिकॉन लिखना है। ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है, ये बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड, और प्लस में यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब सिलिकॉन ऑक्साइड किस तरह से बनता है कि एक सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4, तो ये 4 दूसरे ऑक्सीजन के एटम्स के साथ जुड़ता है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि भाई ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये तो ऑक्सीजन एक एक बॉन्ड बना रहा है, तो एक्चुअली होता ये है कि ये जो ऑक्सीजन है फिर ये दूसरे सिलिकॉन के एटम के साथ जुड़ा होता है इस तरह से। ओहो, अच्छा, इसी तरह से जो अगला सिलिकॉन होता है ये मज़ीद 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, और फिर ये ऑक्सीजन जो है वो मज़ीद सिलिकॉन के साथ जुड़े होते हैं। इस तरह ये मैंने गलती से ये SiN लिख देता हूँ, ऐसा ही है। ये जो है ये इस तरह से जो है ना इनका स्ट्रक्चर बनता है, और इस तरह से जो है सिलिकॉन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 सेटिस्फाइड होती है, और ये आपके पास सिलिकॉन ऑक्साइड जो है ये बन जाता है। आई होप आपकी रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, इसके बाद है रिएक्शन वाटर एंड फास्फोरस। अब फास्फोरस 5वें ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, इस हिसाब से इसकी वैलेंसी जो हुई वो 5 हुई, ऑक्सीडेशन स्टेट जो हुई वो 5 हुई। अच्छा, ये फास्फोरस क्या है? ये फास्फोरस नॉन मेटल है, और मैंने आपको बताया कि नॉन मेटल जर्नली वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो एसिड बनाते हैं। देखें यहाँ पर इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया है और इसने फास्फोरिक एसिड बनाया। ये देखें, फास्फोरस ने वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो फास्फोरिक एसिड बनाया, और प्लस में जो है फॉसिन गैस बनाई है, ये फॉसिन गैस है। अच्छा, अब ये रिएक्शन किस तरह से होता है, चलें इसको भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। रिएक्शन ऑफ फास्फोरस एंड वाटर। एक्चुअली ये रिएक्शन जो है ना 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप होता है ऑक्साइड का बनना, और दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन बनती है, सॉरी एसिड बनता है। जैसे मिसाल ये फास्फोरस है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले ऑक्सीजन और फास्फोरस रिएक्ट करेंगे। ऑक्सीजन और फास्फोरस रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 5, यहाँ से बन जाएंगे फास्फोरस ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन आयन जो है वो बच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फास्फोरस ऑक्साइड बन जाएगा। ये फास्फोरस ऑक्साइड क्योंकि एक नॉन मेटल की ऑक्साइड है, नॉन मेटल की ऑक्साइड्स को अगर पानी में डिज़ोल्व किया जाए तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की जो ऑक्साइड है उसको अगर पानी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाती है किस में? एसिड में। तो हमारे पास अब फास्फोरस ऑक्साइड बन गई, लेकिन ये रिएक्शन क्योंकि पानी के अंदर हो रहा है, तो अब ये जो फास्फोरस ऑक्साइड है ये फिल 4 रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, फिल 4
रिएक्ट करेगी वाटर के साथ। ये स्टेप नंबर 2 होगा हमारा। और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये दोनों प्रोडक्ट्स आपस में मिलकर फास्फोरिक एसिड बना लेंगे। अच्छा, अब इस हाइड्रोजन क्या क्या हुआ, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, जो बचा हुआ फास्फोरस होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर देखें ना आप, ऑक्सीजन फास्फोरस 2 हैं, ऑक्सीजन भी ज़्यादा है, तो बचा हुआ जो फास्फोरस होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा और उससे रिएक्ट करने के बाद ये फास्फिन गैस बना लेगा। इस तरह से हमारे पास एक प्रोडक्ट एसिड की बन जाएगी और साथ में एक प्रोडक्ट जो है ना हमारे पास फास्फिन गैस की बन जाती है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है कि पहले जो है फास्फोरस वाटर के साथ रिएक्ट करके फास्फोरिक ऑक्साइड बनाता है और फास्फोरिक ऑक्साइड फिल 4, क्योंकि वो नॉन मेटल है, पानी में रिएक्ट करके एसिड बनाएगी, तो वो फिल 4 पानी के साथ रिएक्ट करके फास्फोरिक एसिड बनाएगी और बचा हुआ फास्फोरस और हाइड्रोजन जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और हमारे पास फास्फिन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अब आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि फास्फोरस को जब हमने पानी के साथ रिएक्ट किया तो एक हमारे पास फास्फोरिक एसिड बना है और दूसरी हमारे पास फास्फिन गैस बनी है। यहाँ पर इस रिएक्शन को कंबाइन करके एक रिएक्शन में लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली ये एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन मुकम्मल होता है, उसके बाद इसको कंबाइन करके लिखा गया। अच्छा, आप देखें सल्फ़र के साथ रिएक्शन। अच्छा, सल्फ़र के साथ रिएक्शन भी एग्जैक्टली उसी तरह से है जिस तरह से आप फास्फोरस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि सल्फ़र भी नॉन मेटल है और अभी अभी हमने पढ़ा कि नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। ये देखें, ये सल्फ़र पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन रही है और ये हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है, यानी ऑक्सीजन और सल्फ़र एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन और सल्फ़र के रिएक्ट करने से सल्फ़र डाइऑक्साइड बन रहा है और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब यहाँ पर सवाल होता है, क्या ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है ये क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो क्या ये पानी के साथ रिएक्ट करेगी? हाँ जी, ये पानी के साथ भी रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, लेकिन इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और हाई टेम्परेचर पर ये वाला रिएक्शन नहीं होगा कि एसिड बने, बल्कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड की गैस बनेगी वो स्टेबल हालत में रहेगी, वो फर्दर पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगी। अच्छा, अब देखें हैलोजन के साथ रिएक्शन जो है पानी का किस तरह से होता है। इसको भी मैं पहले फर्दर आपको एक रिएक्शन समझा दूं, क्योंकि ये वाला रिएक्शन जो है ना ये भी 2 स्टेप्स में होता है, तो मैं दोनों स्टेप्स आपको अलहदा से पहले समझा देता हूं और उसके बाद वापस इधर आते हैं। रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विथ वाटर। हम ऑलरेडी जानते हैं हैलोजन को मोस्टली हम X से शो करते हैं, वाटर हमारा H2 है, तो इस तरह से मैं तोड़ देता हूँ इसको, ये X प्लस H2O। अच्छा, जब इनका रिएक्शन होता है तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आती हैं, एक हाइड्रोजन हैलाइड और दूसरा एक एसिड आता है। अब ये ऐसा क्यों है या किस तरह है, क्योंकि हम जानते हैं हैलोजन जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर इनमें 2 होता है, यानी ये 2 एटम होते हैं। अच्छा, जब ये 2 एटम होते हैं तो पहला स्टेप ये होता है कि ये जो हैलोजन का एटम है ना ये अपने 2 आयंस में टूटता है, इन दोनों पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अब जब ये अपने 2 आयंस में टूट जाएगा, 2 अलग अलग आयंस में ये टूटेगा और वाटर जो है वो भी 2 आयंस में टूटेगा।
यानी वाटर भी दो आयंस में टूटेगा। ये इसका पहला स्टेप होगा, ये इसका दूसरा स्टेप होगा। वाटर के दो आयंस कौन से होंगे? एक हाइड्रोक्साइड आयन होगा और एक हाइड्रोक्सिल आयन होगा, यानी दो आयन इसके बन गए। अब एक्चुअली होगा क्या कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बना लेंगे हाइड्रोजन हैलाइड, यानी हमारी पहली प्रोडक्ट। और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे पास एसिड बना लेंगे, जिसका फार्मूला हम HOX इस तरह से लिखेंगे। चलें अब इसी को फॉलो करते हुए मैं आपको क्लोरीन और वाटर का रिएक्शन समझा देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर ये क्लोरीन एक हैलोजन है, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ। मैं अलग कलर से इसके आयन यहीं पर लिख देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, क्लोरीन अपने दो आयंस में टूट जाएगा, क्लोरीन आयन और क्लोरीन आयन, ये दो आयंस में टूट गया क्लोरीन। ये एक स्टेप हो गया। यहाँ से वाटर जो है ये दो आयंस में टूट गया, एक H और OH आयन। होगा क्या, एक क्लोरीन का आयन हाइड्रोजन आयन से जुड़ेगा। अच्छा, जब हाइड्रोजन आयन से जुड़ेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा, और दूसरा क्लोरीन का आयन जो है ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन से जुड़ेगा तो हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा और दूसरा जो है वो हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा। अब ज़रा अपने नोट्स में देख लेते हैं कि वहाँ पर ये रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। अब यहाँ देखें, ये क्लोरीन गैस है और ये वाटर है। ये बिल्कुल उसी तरह क्लोरीन दो आयंस में टूटेगा, वाटर H और OH में टूटेगा। एक क्लोरीन हाइड्रोजन आयन से जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन OH आयन से जुड़ जाएगा। आपके पास ये दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड। अच्छा, इसी तरह से देखें, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन में भी अपने दो आयंस में टूटेगा और वाटर भी अपने दो आयंस में टूटेगा, H और OH में टूटेगा। एक ब्रोमीन हाइड्रोजन आयन से जुड़कर हाइड्रोब्रोमिक एसिड बना लेगा और एक ब्रोमीन हाइड्रो ऑक्साइड आयन से टूटकर हाइपो ब्रोमिक एसिड बना लेंगे। तो आई होप आपको जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन होते हैं वो आपको समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, अब जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स हेलोजन के साथ रिएक्ट किस तरह से करता है। अच्छा, हेलोजन के साथ ये डायरेक्ट रिएक्ट कर लेता है। इसमें देखो, मिसाल के तौर पर एल्युमिनियम की वैलेंसी हमारे पास 3 है और क्लोरीन की वैलेंसी हमारे पास -1 है। तो एक सीधी सी प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, एल्युमिनियम क्लोरीन, ये वैलेंसी इधर आ जाएगी, एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगी। तो क्योंकि ज़ाहिर है इसमें हमारे पास अलग अलग वैलेंसी वाले, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट होते हैं ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। जैसे यहाँ पर इसकी वैलेंसी +4 होती है, तो आप देख लें यहाँ पर +4 होने की वजह से यहाँ 4 आया। अच्छा, नाइट्रोजन की वैलेंसी -1 होती है, -3 होती है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 1 होती है। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, क्लोरीन की 1 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3 और इधर 1, तो ये मोनो नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड बन जाएगा। इसको एक है तो मोनो पढ़ें, ये 3 है तो ट्राई पढ़ें, तो ये मोनो नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड बन जाएगा। जिस तरह से ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, ये एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड है। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन की जो स्टेट है वो 2 है, और फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन का रिएक्शन इसने दिखा है, फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 है, तो ये 1 इधर आ जाता है और ये 2 इधर आ जाता है, तो ये OF2 बन जाता है। ये मोनो ऑक्सीजन और डाईफ्लोराइड कहलाता है, ये मोनो ऑक्सीजन और डाईफ्लोराइड कहलाता है। आई होप आपको ये हैलोजन के साथ भी रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, फिर भी नहीं समझ आ रहा, तो आप पूछिएगा, मैं आपको बता दूँगा।